राज्य दलिया बांटता है, ठीक है। राज्य आपके लिए लैट्रिन बनवा रहा है, राज्य आपके लिए घर बनवा रहा है, राज्य आपके लिए मुफ्त में बिजली दे रहा है, राज्य आपके लिए मुफ्त में अस्पताल बनवा रहा है, स्वास्थ्य की सेवा दे रहा है, सड़क बनवा रहा है। ये आपके ऊपर दया नहीं कर रहा है राज्य। ये किसने बताया? डीपीएसपी ने। ये डीपीएसपी आदेश दे रहे हैं सरकार को, आपको ऐसा करना पड़ेगा, गा अंडरलाइन। ये कोई रहम नहीं कर रहे हैं सरकार तो तुमको भी खा जाएगी। सरकार तो ऐसी चीज होती है, समझ में आ रही है। इन पे ज्यादा भरोसा करने की चीज नहीं है कि भाई मोदी शासन बहुत अच्छा है या कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा है, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें कौन करता है? डीपीएसपी के निर्देशन में, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि अपनी मर्जी से शासन चला सकें। ये किसकी मर्जी से शासन चलाएंगे? डीपीएसपी की मर्जी से शासन चलाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे संविधान है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, और उस वीडियो में मैंने बताया था आपको संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान की जरूरत क्यों है, क्या बिना संविधान के शासन नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संविधान है क्या, संविधान है क्या, संविधान के बारे में। इसमें यूपीएससी वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा पीसीएस वाले इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है। तो अगर हम एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहें तो हम बता सकते हैं कि संविधान नियमों कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से संविधान या शासन चलाया जाता है। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा हो गई इसकी, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा हो गई है, इससे कुछ बात नहीं हो पा रही। किसी को भी एक लाइन में आप आंसर नहीं लिखे। लेकिन यूपीएससी में अगर ये क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है क्या, आप कुछ पॉइंटों में आप किस तरीके से आप समझा पाएंगे या फिर एग्जाम में किस तरीके से लिख पाएंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर हम भारत की बात करें, अगर दुनिया की बात करें, तो किसी निश्चित भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि का नाम ही संविधान होता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि, और सर्वोच्च विधि है क्या? वो विधि का मैंने मतलब कल बता दिया था, विधि का मतलब होता है संविधान, ठीक है। और हर चीज का एक अपना अपना एक संविधान होता है, ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी का एक अपना संविधान हो सकता है, बीजेपी का एक अपना संविधान हो सकता है, मेरी कोचिंग का एक अलग संविधान हो सकता है, दृश्यम आईएएस का, या फिर बड़ी बड़ी जितने भी कोचिंग्स हैं, जितने भी संस्थान हैं, अपने अपने घर के नियम कायदे कानून यही संविधान होते हैं। सर्वोच्च विधि कौन सी है वो? इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। सर्वोच्च विधि में क्या क्या आता है? सर्वोच्च विधि में जैसे कि आप देख सकते हो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 395, 1 से लेकर के 395। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें हम, 448 के आसपास में इसका जो है लमसम बैठेगा इसका, क्योंकि बहुत सारे जो है आर्टिकल्स तोड़े जा चुके हैं, ए बी सी करके इस तरीके से लगा दिए गए हैं, इसलिए संविधान का विस्तार काफी तरीके से हो रहा है। दूसरा देखा है तो भाग कितने हैं संविधान में? 22। लेकिन वर्तमान में टोटल कितने हैं? 25 भाग हैं, ठीक है। पहले कितने थे, आज कितने हैं, इन दोनों को देख करके चलेंगे, ठीक है। तीसरा है अनुसूची, अनुसूचियां। तो अनुसूचियां कितनी हैं हमारे यहाँ? पहले 8 थी शुरुआत में, संविधान जब बना था 8 थी, लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अब इनसे ही काम नहीं चलेगा, आपने 3 चीज ही देखी होंगे शायद आपने, ठीक है। लेकिन मैं चौथी चीज बताने वाला हूं, एक होता है परिशिष्ट। परिशिष्ट कितने हैं भारत के संविधान में? 4, ठीक है। ये पहले भी 4 थे, मतलब पहले भी 1 2 के आसपास थे, ये 4 हो गए हैं लगभग आज अभी वर्तमान में देखा जाए तो। और अगर हम बात करें और चीजों की, तो और क्या क्या चीजें हैं इसमें? ये और होता है 5वां परंतुक। परंतुक बहुत सारे जोड़े जा चुके हैं। परंतुक का मतलब होता है जो ए बी सी डी करके इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं, वो हो गए परंतुक। अगला जो छठा है हमारा, वो है उपपरंतुक। उपपरंतुक इसे बोलते हैं भारतीय संविधान, ठीक है, इसे बोलते हैं भारतीय संविधान। अगर ये सारी चीजें हैं, देखिए इस चीज पे ध्यान रखना, विशेष तौर पर भारतीय भूभाग पर विशेष तौर पर ध्यान रखना। भारतीय भूभाग की बात अगर हो रही है तो भारतीय भूभाग मतलब कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, ठीक है, इंदिरा कॉल तक, ये सारी चीजें यहां तक आएंगी। भारतीय अमेरिका पे लागू नहीं होगी, भारतीय अफगानिस्तान पे पाकिस्तान पे लागू नहीं होगी, समझ लेना इस बात को।
भारतीय भूभाग पर बात कर रहे हैं हम, अपना भारत संविधान का देखना चाह रहे हैं ना हम। अगर दुनिया की किसी भी संविधान की अगर बात करते हैं तो किसी निश्चित भूभाग पर सर्वोच्च विधि, समझ में आ रही है, किसी निश्चित भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि का नाम ही संविधान होता है। लेकिन अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारतीय भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि का नाम ही संविधान है। ये थोड़ा सा बताने में बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब अगर हम खोल के देखें हम इसको, क्योंकि आपको यूपीएससी में मेंस में लिखना है तो इन चीजों के बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, और इंटरव्यू के हिसाब से भी, और एक आम नागरिक, भारतीय आम नागरिक के हिसाब से भी आपको जानकारी इन चीजों के बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने आप में कह रहे भारतीय भूभाग। भारतीय भूभाग का मतलब होता है कन्याकुमारी से लेकर के इंद्रकोल तक। दूसरा, सर्वोच्च विधि, सर्वोच्च की बात की जा रही है, समझ में आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब सबसे ऊंची विधि है, सर्वोच्च विधि है। इसका मतलब कोई ना कोई तो विधि इससे नीचे होगी, ये ऑटोमेटिकली इसी में निहित है कि कोई ने दूसरी विधियों की बात चल रही है यहां पे। तो दूसरी विधि कौन सी हो सकती है भैया? दूसरी विधि का नाम है ये, इसे हम पहला मान लेते हैं, दूसरा इसे मान लेते हैं, और तीसरा संविधानेतर विधि। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये इंग्लिश में जरूर याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में पूछने के लिए कभी कभी आ जाता है, प्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, समझ में आ रही। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके हर क्वेश्चन में लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, इंडियन पॉलिटी से, समझ में आ रही है। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अच्छा, इसमें 2 चीजें आती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इसमें संविधानेतर विधि में, मतलब इसका मतलब क्या होता है, संविधान, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि संविधान से इतर, यानी कि जो संविधान में नहीं है वो संविधानेतर विधि में होगा। संविधानेतर विधि में 2 चीजें आती हैं इसके, अब जो सब क्लॉज निकाले हैं, अगर हम पहले क्लॉज की बात करें तो कार्यपालिकीय विधि हो सकती है, और दूसरा संसदीय विधि हो सकती है, संसदीय विधि हो सकती है। ये दोनों किसमें आते हैं? संविधानेतर विधि में। अब इन दोनों का मतलब क्या है? कार्यपालिकीय विधि वो चीज होती हैं, वो विधियां होती हैं जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, इसके बारे में विस्तार से मैंने पिछले लेक्चर में बताया। आपको जानना हो तो उस पर मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उस चैनल, उसका वीडियो का, वहां से आप देख सकते हैं। कार्यपालिकीय विधि का मतलब ये होता है, जैसे कार्यपालिका, या कार्यपालिका क्या कैसे बोलते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है या फिर कैबिनेट होता है छोटा सा, या मंत्रिपरिषद जिसे बोलते हैं हम, वो जो विधियों का निर्माण करती है, जैसे कि पॉलिसीज मेकिंग के काम करती है, पॉलिसीज होती हैं बहुत सारी, नीति निर्माण जिसे बोलते हैं हम, पॉलिसी मेकिंग, और क्या क्या बना सकती है, जैसे योजना आयोग, अभी इसका नाम 2015 में बदल दिया गया है, उसका नाम हो गया है नीति आयोग। ठीक है, इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना। ये कौन सी विधियां हैं? कार्यपालिकीय विधियां हैं। ठीक है, कार्यपालिकीय विधियां जैसे पॉलिसी मेकिंग का काम करती हैं, योजनाओं का काम करती है, जितने भी आयोग, ज्यादातर जितने भी सारे आयोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादातर आयोग जैसे नीति आयोग या योजना आयोग, ऐसे कामों को कौन बनाती है? कार्यपालिकीय विधि या मंत्रिमंडलीय विधि। समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अगर अब हम इसको देखें, यहां से मैं मिटा दूं इसको, अगर हम इसको देखें कि संसदीय विधि क्या होती है, यहां से आपका 100% क्वेश्चन बनता है। ये ध्यान देने वाले बात योग है। देखिए, संसदीय विधि का मतलब ये होता है, संसदीय विधि में 2 चीजें होती हैं। अक्सर 2 शब्द आपको बहुत ज्यादा परेशान करते होंगे, एक होता है सांविधिक और एक होता है संविधिक। सांविधिक, दोनों का मतलब एक ही है, अंग्रेजी में दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों नाम आ जाएं तो वो समान ही है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लोड लेने का कोई इसमें जो है नहीं कुछ। इसके बोलते हैं, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ, अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखना दोनों को, इसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब क्या होता है? संसदीय विधि में क्या क्या चीजें आती हैं संसदीय विधि में? जैसे सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005 है ना, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख दूं आरटीआई, जैसे आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 का। ठीक है, और जितने भी आयोग हैं, जैसे महिला आयोग, महिला आयोग बना सकते हैं आप, महिला आयोग, और कौन सा? मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, महिला आयोग, और कौन कौन से आयोग हो सकते हैं?
अगर इसमें अच्छा ऐसा पूछा जाता है, जैसे बहुत सारे आयोग बने हुए हैं तो उनमें से पूछा जा सकता है, जैसे ओबीसी आयोग। ओबीसी आयोग स्टैट्यूटरी लॉ में नहीं आता। 2017 से पहले ओबीसी आयोग भी सांविधिक था, ये ध्यान देने की बात है। 2017 से पहले ये अब ये सांविधिक नहीं रहा है, ये क्या बन गया है, सर्वोच्च विधि। क्या नेम, संवैधानिक हो गया है। समझ में आ रही है? सर्वोच्च विधि की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन सारी चीजों में अगर किसी चीज का भाग है, जैसे महिला आयोग के बारे में कोई आर्टिकल नहीं है, इन सारी चीजों में से, इन 6 चीजों में से किसी में भी इसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये सांविधिक है। समझ में? ये पहचान होती है नॉर्मल सी। जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन का परंतुक में कोई नई बात नहीं, तो परंतुक में नहीं, उपरंतुक में ना, परिशिष्ट में ना, अनुसूची में ना, भाग में ना, अनुच्छेद में कोई आर्टिकल आपने देखा है ह्यूमन राइट्स कमीशन का? कोई नहीं देखा होगा आपने। तो ये होती हैं संवैधिक या सांविधिक विधियां। समझ में आ रही है? संसदीय विधियां। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए, जैसे कि एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग जो बना था 1992 में, ये आयोग कौन सा है, संवैधिक है या संवैधानिक है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप 100% ये टिक करना संवैधानिक है, क्योंकि 338 आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। समझ में आ रही है? इसका एक पर्सनल आर्टिकल है। ठीक है, जिसका आर्टिकल होता है वो संवैधानिक है, जिसका कोई आर्टिकल नहीं है या भाग में जिक्र नहीं है, अनुसूची में जिक्र नहीं है, परिशिष्ट में जिक्र नहीं है, परंतुक या उपपरंतुक में जिक्र नहीं है, वो कैसी विधि हो जाती है? स्टैट्यूटरी, यानी कि संविधिक। ठीक है, संविधिक। और ये सारी चीजें ये अक्सर परेशान करती हैं बच्चों को, कई बार छोटे से लेकर के बड़े एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये सारी चीजें परेशान करती हैं। इसकी पहचान यही है कि अगर किसी चीज के बारे में, जैसे नीति आयोग के बारे में पूछा जा रहा है, नीति आयोग संवैधानिक है या संविधिक है या फिर कार्यपालिकी विधि है, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया कार्यपालिकी विधि है नीति आयोग, है ना। या योजना आयोग के बारे में बात की, योजना आयोग तो पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि उसका नाम ही बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, महिला आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये कौन कौन से हैं? आरटीआई एक्ट, इनमें कोई आर्टिकल तो नहीं है, संविधान का कोई आर्टिकल नहीं है, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इनका विधि बना रखी है। किसने बना रखी है? संसद ने। संसद ने कोई विधि बना रखी है, लेकिन जो उसका आर्टिकल नहीं है उसे क्या बोलेंगे? संविधिक विधि। समझ में आ रही है? ना कि संवैधानिक विधि। संवैधानिक का मतलब होता है जिसका कोई अपना कोई आर्टिकल हो, जैसे ओबीसी आयोग 338B में आ गया है, 338A अनुसूची आयोग, 338B अनुसूचित जनजाति आयोग। ये 3 ऐसे आयोग हैं जिनके लिए अलग से स्पेसिफिक जो है आर्टिकल जोड़े गए हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन का अलग से है 324 अलग से आर्टिकल है, तो वो कौन सा आयोग, वो किस में आ जाएगा? संवैधानिक विधि में आएगा। अगर हम दूसरे किसी जो है आयोग की बात करें, जैसे आयोग की बात करें, हम वित्त आयोग की अगर बात करें तो उसका आर्टिकल 80 में आ जाता है, उसका 280 में जिक्र आ जाता है उसका, तो वो भी कैसा होगा? संवैधानिक विधि है, ना कि संविधिक। समझ में आ रही है? ऐसे कुछ आयोग हैं जिनके आर्टिकल बना दिए गए हैं। समझ में आ रही है? लेकिन विधि आयोग, उसका कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखना इस चीज में। विधि आयोग क्या है? संविधिक है। इन चीजों को गौर से देखना है आपको। यहां तक समझ में आया? अगला, ये संविधान के पार्ट हैं। ठीक है, अगला है संसदीय विधि। हो गया संवैधानिक में 2 चीजें आती हैं, कार्यपालिकी और संसदीय विधि। अगर हम चौथी चीज की बात करें तो एक और चीज होती है पूर्व संवैधानिक विधियां। पूर्व संवैधानिक विधियां कौन कौन सी होती हैं? पूर्व संवैधानिक विधि का मतलब यह होता है कि जो संविधान बनने से पहले की जो विधियां हैं उसे बोलते हैं पूर्व संवैधानिक विधियां। यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक ही लेक्चर में मैंने सारी चीजों को समेट दिया है, आपको अलग से कहीं देखने की, किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें इसी में आपको पूरी डिटेल में मिल जाएंगी आपको। पूर्व संवैधानिक विधि का मतलब होता है जो संविधान से पहले से जो चली आ रही हैं। पहले से क्या चली आ रही है? 1860 के कानून, जैसे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी हो गया। आईपीसी, जैसे आईपीसी की एक धारा थी 377, समलैंगिकता का अधिकार, अभी हटा दिया। तो आईपीसी वो 377 किससे टकरा रहा था? 377 जो है वो किससे टकरा रहा था? सर्वोच्च विधि से। और सर्वोच्च विधि से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मान्य किसका होगा? सबसे ज्यादा मान्य होगा सर्वोच्च विधि का। ये राजपाल यादव है,
ये खली है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और जब राजपाल यादव और खली में जब झगड़ा होगा तो पिटेगा कौन? राजपाल यादव। समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा सीरियस मत लेना, राजपाल यादव के लिए नहीं बोला मैंने, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला है। आईपीसी हो गया, दूसरा हो गया सीआरपीसी हो गया, और तुम्हारा एक और सीपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी हो गया। एक और है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का कानून है ये। तो ये सारी जितनी भी विधियां हैं, ये कौन सी विधियां हैं? पूर्व संवैधानिक विधियां। यहां तक समझ में आया अमन? ये पूर्व संवैधानिक विधियां जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ, 1937 का कानून, और भी बहुत सारे ऐसे कानून हो सकते हैं। ये जितने भी एक्ट आए, 1947 का एक्ट है तुम्हारा, लेकिन संविधान बनने के बाद के जितने भी एक्ट हैं वो संसदीय विधि में आएंगे। संविधान के बनने से पहले जो जितनी भी विधियां हैं वो पूर्व संवैधानिक विधि में आएंगे। समझ में आ रही है? लेकिन ये जितनी भी विधि मैंने आपको बताई वो सब के सब कौन है? राजपाल यादव। ये सारी विधियां अगर इस सर्वोच्च खली से टकराएंगी, संविधान से टकराएंगी, तो चूर चूर हो जाएंगे। अगर इस बात से अगर आप समझा सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं, ये बात आप महत्वपूर्ण तरीके से समझा सकते हैं कि ये अलग अलग विधियां होती हैं। हमारे भारतीय संविधान में अलग अलग तरीके से ये बात कही गई है। और जब ये भारतीय संविधान की अगर विशेषताओं का वर्णन करेंगे, भारतीय संविधान है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें भारतीय संविधान में जुड़ करके मिलती हैं। लेकिन इसी से भारतीय संविधान संपूर्ण नहीं होता है। भारतीय संविधान में और भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में और भी कुछ चीजें हैं। 5वां पॉइंट कौन सा हो सकता है? मैं यहां से मिटा दूं, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं आशा करता हूं। सरकार की विभिन्न अंगों की शक्तियों का विवरण इसमें दिया हो रखा है। पूरे संविधान में हम क्या पढ़ते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का विवरण नहीं पढ़ते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति कौन कौन सी हो सकती है? 3, जो कि मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था। कार्यपालिका, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां पे, विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, इन जो आप पूरे भारतीय संविधान पढ़ के देख लेना, जितने भी, लक्ष्मीकांत पढ़ के देख लेना, और भी कोई स्पेक्ट्रम पढ़ के देख लेना, जितने भी किताबें पढ़ेंगे आप सरकार के बारे में ही पढ़ेंगे, उसे भारतीय संविधान बोलते हैं। यानी कि इनके कार्यों के बारे में दे रखा है कि ये कौन कौन से कार्य कर सकती हैं। कार्यपालिका क्या करेगी? पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी या फिर कानून लागू कराने का काम करती है। विधायिका को जो कार्य है वो सिर्फ इतना है कि विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी। अगर उसमें इन दोनों में झगड़ा होता है या फिर कानून का पालन नहीं होता है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। इन तीनों के अलग अलग प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, 5वां ये पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट हम देखते हैं इसमें। छठा पॉइंट अगर हम देखें तो सरकार की विभिन्न शक्तियों का जो प्रतिबंध लगा रखा है वो भी संविधान में, भारतीय संविधान में दे रखा है। ठीक है, सरकार, अब अगर हम इस चीज को देखें, यहां से सरकार को नीचे लिख दें प्रतिबंध। प्रतिबंध, ये छठा पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा। सरकार की विभिन्न शक्तियों पर प्रतिबंध। सरकार की विभिन्न शक्ति कौन कौन सी भैया? सरकार क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन्हीं की शक्तियों के विवरण भी दे रखा है और इन पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। प्रतिबंध क्या लगा रखा है कि कार्यपालिका विधायिका का क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेगी, विधायिका न्यायपालिका का उल्लंघन नहीं करेगी। समझ में आ रही है? न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका का उल्लंघन नहीं करेगी। सब अपनी अपनी सीमा में रहेंगे। सीमा में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सबके लिए एक रिंग बना रखे हैं, अलग अलग रिंग में रह करके कार्य करना पड़ता है इन सबको। समझ में आ रही है? तो ये हमारा भारतीय संविधान अभी तक यहां पर देखने को मिला। लेकिन एक चीज और है, भारतीय संविधान क्या साधन है या साध्य? भारतीय संविधान के माध्यम से हम कहीं पहुंचना चाहते हैं या भारतीय संविधान हमारा बनाना लक्ष्य था? क्वेश्चन यहां से एक बनता है, इंटरव्यू में पूछा गया है कई बार कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय संविधान बनाना ही हमारा पर्पस था या इसके माध्यम से कहीं जाना पर्पस है? जैसे आप किसी बस में बैठते हो तो बस से आपका पर्पस होता है बस में बैठना, या फिर बस के माध्यम से कहीं जाना आपका पर्पस होता है? बस के माध्यम से कहीं जाना होता है ना। तो ये एक साधन है। संविधान क्या है? एक साधन है। साध्य कुछ और है, साध्य कुछ और है, यानी कि एंड कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, गोल्स कुछ और है हमारे। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हैं हमारे साधन। वो क्या क्या है? किसी भाई देखिए, संविधान एक शरीर की भांति है। संविधान एक शरीर की भांति है जो गतिशील है। गतिशील यानी डायनेमिक है।
गतिशील है, डायनेमिक है। संविधान में बार बार बदलाव भी होते रहते हैं। आपने बहुत सारे संशोधन देखे होंगे। दुनिया के किसी संविधान में इतना, पहली बात तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिकी संविधान है। 7 आर्टिकल है बस, समझ में आ रही है, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। कनाडा का संविधान देख लो, 107 आर्टिकल का पूरा संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान में देखिए 1 से लेकर 95 तक, 395 तक, 395 पे बात नहीं रुकी है, 448 और 448 से ऊपर तक जाएगा ये मामला। हर लगभग 1 साल में कई बार संविधान संशोधन होते रहते हैं, और बहुत सारे आर्टिकल परंतुक वगैरह ये सारी चीजें जुड़ती रहती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये शरीर है तो इसकी आत्मा क्या है? संविधान है तो इसकी आत्मा क्या है? अगला क्वेश्चन ये बनता है। इसका आत्मा, दर्शन कह लीजिए या फिर इसका शरीर कह लीजिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। 7वां पॉइंट हमारा क्या बन सकता है? संविधान की आत्मा, आत्मा या फिर कह सकते हैं दर्शन, दर्शन, फिलॉसफी। अपने अपने कोई ना कोई दर्शन होता है, फिलॉसफी होती है। आपकी भी कोई ना कोई फिलॉसफी होगी, मेरी भी कोई ना कोई फिलॉसफी होगी, मेरा कोई दर्शन होता है, अपना अपना नजरिया जैसे बोलते हैं। आत्मा, दर्शन, फिलॉसफी या फिर आदर्श कह सकते हैं। संविधान के आदर्श क्या है? अब आदर्श में, अब अगर आप देखें इनके बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, आदर्श क्या है, दर्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे आंसर? संविधान अभी पूरा नहीं हुआ है कि संविधान है क्या। संविधान अभी इन सारी चीजों से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, संविधान पूरी तरीके से बनता है आत्मा, दर्शन और आदर्श को बता करके। फिर उसके बाद में एक और लास्ट पॉइंट रह जाता है, तुम्हारा अंतिम पॉइंट, जो संविधान में संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्था है, कुछ गैर संवैधानिक संस्था है, कुछ ऑटोनोमस जो है स्वतंत्र बॉडीज हैं, वो कैसे कार्य करती हैं, वो सारी चीजों के बारे में है। लेकिन अब बात करें आत्मा, दर्शन और आदर्श की बात करें, तो वो सबसे पहली है, क्या है? प्रस्तावना कह लीजिए, प्रियम्बल कह लीजिए या फिर उद्देशिका कह लीजिए, बात एक ही है। तीनों शब्द एक ही हैं प्रस्तावना में, मिलते जुलते। ठीक है, प्रस्तावना हो गया तुम्हारा, या फिर FR कह लीजिए। FR मतलब फंडामेंटल राइट, समझ में आ रही है? फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार लिख सकते हैं हम यहां पे हिंदी में, मूल अधिकार। मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार ना होंगे तो भारतीय संविधान संविधान ना रहेगा। आप जो बोलते हो, आप भाषण देने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप शादी करें या ना करें। अपनी भी शादी में ना जाऊं, मेरी मर्जी, आर्टिकल 21 कहता है। यही तो है हमारे अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, रहने का अधिकार, बस जाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। ये सारे अधिकार किसने दे रखे हैं? नींद का अधिकार, इतना विस्तार कर रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 का, तो बहुत ज्यादा। लेकिन जो मैं बातें कर रहा था वो आर्टिकल 19 की बात कर रहा था। तो ये जो है प्रस्तावना हो गई तुम्हारी एक, FR फंडामेंटल राइट्स हो गई, जिसे हिंदी में मूल अधिकार बोलते हैं। तीसरा क्या है, हो सकता है हमारा DPSP। DPSP के से मतलब होता है हमारा, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब यह होता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब यह होता है कि जो भारत में संविधान या सरकार जो शासन चलाएंगे या प्रशासनिक व्यवस्थाएं शासन चलाएंगी या नीति निर्माण करेंगी या पॉलिसी मेकिंग करेंगी, वो किसको देख करके करेंगे? DPSP को देख करके करेंगे। समझ में आ रही है? ये निर्देश दे रखे हैं, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, नाम में ही छिपा हुआ है कि निर्देश दे रहे हैं कि आपको शासन किस तरीके से करना है। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें राज्य दलिया बांटता है। ठीक है, राज्य आपके लिए लैट्रिन बनवा रहा है, राज्य आपके लिए घर बनवा रहा है, राज्य आपके लिए मुफ्त में बिजली दे रहा है, राज्य आपके लिए मुफ्त में अस्पताल बनवा रहा है, स्वास्थ्य की सेवा दे रहा है, सड़क बनवा रहा है। ये आपके ऊपर दया नहीं कर रहा है राज्य। ये किसने बताया? DPSP ने। ये DPSP आदेश दे रहे हैं सरकार को, आपको ऐसा करना पड़ेगा, गा अंडरलाइन। ये कोई रहम नहीं कर रहे हैं सरकार। सरकार तो तुमको भी खा जाएगी, सरकार तो ऐसी चीज होती है। समझ में आ रही है? इन पे ज्यादा भरोसा करने की चीज नहीं है कि भाई मोदी शासन बहुत अच्छा है या कांग्रेस का शासन बहुत अच्छा है, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें कौन करता है? DPSP के निर्देशन में, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि अपनी मर्जी से शासन चला सकें। ये किसकी मर्जी से शासन चलाएंगे? DPSP की मर्जी से शासन चलाएंगे। तो यहां पे ये बात सोचने लायक है कि जो जितने भी हैं, आत्मा है, दर्शन है, आदर्श है, हम इनके बारे में अगर बात करें तो ये 3 चीजों में आते हैं।
प्रस्तावना कह लीजिए, मूल अधिकार कह लीजिए, और डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, इन सबको मिलाकर के कह सकते हैं ये आत्मा है संविधान की। समझ में आ रही है? तो ये मेन बॉडीज हैं, इन्हीं की तो रक्षा करनी है, यही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलने ना दिया जाए तो काहे का संविधान है भैया? आपको कहीं आने जाने ना दिया जाए तो काहे का संविधान है? आपको कहीं बस जाने का अधिकार ना हो या कहीं घूमने का अधिकार ना हो तो फिर कैसा संविधान है हमारा? ऐसा संविधान तो चाइना में है। ये चाइना में सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आपको मूल अधिकार नहीं मिलेंगे वहां। समझ में आ रही है? मूल अधिकारों में भी एक चीज नहीं मिलेगी, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के माध्यम से अगर आपके जो है मूल अधिकारों का अवोल्यूशन हो रहा है, आपके अधिकारों का जो है खंडन किया जा रहा है, तो मूल अधिकारों, आर्टिकल 32 एक ऐसी नंबर की बस है जिसको पकड़ करके आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप। ठीक है कि हमारे मूल अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। आप डायरेक्ट चले जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, 226 आर्टिकल है उसके लिए, 226 के द्वारा, ये हाई कोर्ट के लिए है, डायरेक्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लास्ट और अंतिम पॉइंट पे आते हैं, प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं, लास्ट 8वां जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ये लिख लिया आपने, मैं इसको मिटा दूंगा मैम। प्रशासनिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाओं में जो ऑटोनोमस बॉडी हैं उनके जैसे हो गया, तुम यूपीएससी की तैयारी करो तो यूपीएससी हो गई। यूपीएससी एक ऑटोनोमस संस्था है, समझ में आ रही है? यूपीएससी में आप कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, यूपीएससी का जो मन करेगा वो करेगी। यूपीएससी सरकार की मर्जी से नहीं चलती है, यूपीएससी अपनी मर्जी से चलती है, इसलिए स्वतंत्र बॉडी है। समझ में आ रही है? इन चीजों के बारे में भी कहां लिख रखा है? संविधान में। इन सारी चीजों के बारे में भी कहां लिख रखा है? संविधान में। दूसरी संस्था कौन सी हो सकती है भैया? इलेक्शन कमीशन देख सकते हो आप, इलेक्शन कमीशन हो गया, निर्वाचन आयोग, ये भी ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि ये भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ये सरकार से अलग है। समझ में आ रही? इसका भी संविधान में अलग से जिक्र किया गया है, इसके भी अपना एक अलग आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल अलग है 315, इसके लिए 324। समझ में आ रही? आर्टिकल अलग अलग है, इसलिए ये कौन कौन सी संविधान संस्थाएं संवैधानिक हैं, ना कि सांविधिक। समझ में आ रही है? ना कि स्टैट्यूटरी। इन दोनों को हमेशा ध्यान रखना है, इन चीजों को। जैसे अब ये हो गया, और तीसरी संस्था की अगर हम बात करें, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं अगर बनाना चाहें तो देख सकते हैं। एजी, एजी का मतलब क्या हो गया? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। महान्यायवादी भी अलग होता है, समझ में आ रही है? उसके बारे में भी अलग से, इन सारी चीजों को अलग से पढ़ना है, हमको खोल के पढ़ना है। समझ में आ रही है? उनका अलग से लेक्चर आएगा, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं आपको संविधान है क्या, ये है संविधान आपका। चौथा आप बता सकते हो तुम्हारा सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी को बोलते हैं। तो ये है हमारा भारतीय संविधान। यहां तक आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और आप किसी भी इंसान को बता सकते हैं या आप एग्जाम में लिख सकते हो, बाकायदा बेहतरीन तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हैं संविधान। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे। संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, अगला लेक्चर इसके ऊपर बनेगा। धन्यवाद।